हेलो एंड व्हाट्सअप पीपल। वेलकम टू द व्हाट्सअप लाइफ वर्ल्ड पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल इंसान जिन्होंने बनाई है अपनी खुद की एक लेगेसी, मिस्टर राजन रस्तोगी। हेलो सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। सर, आपने एक अपनी खुद की एक लेगेसी बनाई है, तो ऑफ कोर्स एक दिन में कोई बिजनेस खड़ा नहीं होता। थ्रू आउट आपका जो ये जर्नी रहा है, जो आपने चैलेंजेस फेस करे, जो आपने खुद इतनी बड़ी अपनी खुद की एक लेगेसी बनाई, वो आपने कहाँ से स्टार्ट करी थी? वेल, देखिए, हम लोग पेरेंटल बिजनेस में हैं और बचपन से ग्रैंडफादर और फादर के साथ शॉप पे आते जाते रहे, तो बहुत फेमिलियर है बिजनेस से। गर्मियों की छुट्टी में भी हम लोग खेल खेल में शॉप पे जाते थे, तो बहुत अर्ली एज पे ग्रैंडफादर और फादर के साथ शॉप पे आने लगे थे। ये एज ऑफ 16-17 ईयर्स हम काफ़ी एक्टिवली शोरूम पे अपने काम में आ गए थे। उस समय हम लोगों के पास पुराने टाइप का काम जैसे शहर का था, बहुत रश रहता था, बहुत काम रहता था, तो एक सेट पैटर्न के ऊपर काम चल रहा था। जब हम लोग आए, हमारे सामने सबसे ज़्यादा चैलेंज था कि पुराने पैटर्न से और नए पैटर्न के बीच का एक सामंजस्य निभाना था और जो नई जनरेशन के नए सोच के लोग थे, उनको भी एक एक्सपीरियंस और फील देना था कि वो जो हमारे पेरेंटियल नेम है जो मतलब 7-8 पुश्तों से चला आ रहा था, तो उसको भी रख के और नए के साथ उसको मिलाना था। तो उस लिहाज से हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो नई डिज़ाइंस, नए फैशन, उसकी कलेक्शन बनाना, उन सबको इकट्ठा करना और कस्टमर के सामने वो देना, क्योंकि पहले बहुत सेट पैटर्न के ऊपर काम होता था। तो चूँकि ये सब चीज़ें हम लोग सीखते हुए आए, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बेसिक्स क्या होते हैं और हम लोगों की एथिक वैल्यूज़ क्या हैं, वो कितना हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो हम लोगों की कितनी ज़िम्मेदारी कस्टमर के लिए है। बचपन से हम लोग का पापा का और बाबा लोगों का काम का तरीका देखते आए और कस्टमर का उनके लिए जो रिस्पेक्ट थी और वो कस्टमर को जितना सजेस्टिव होके सही एडवाइस करते थे, तो उससे जो उनके रिलेशन थे, वो हम लोग देखते ही चले आ रहे थे कि उनके पास भी बुजुर्ग लोग भी आते थे, नए उम्र के भी आते थे, सब तरह से आते थे। तो हर पीढ़ी की एक्सपीरियंस हम लोगों की फैमिली के लिए और जो रिस्पेक्ट थी वो देखते आ रहे थे। तो एक तरह से हम लोगों के दिमाग में ये था कि हम लोगों की सबसे बड़ी पूँजी ये है कि जो रिलेशन बिल्टअप हुए हैं, जो रिस्पेक्ट बिल्टअप हुई है, जो उनका ट्रस्ट है हमारे ऊपर, सबसे बड़ी हम लोगों की पूँजी ये है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए और कस्टमर को हमेशा, ग्राहक को सही एडवाइस करके सही चीज़ देना। क्योंकि ये समझ में आ गया था कि जो ज्वेलर को एज़ अ बैंक देखते हैं, जितना वो बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उतनी रिस्पेक्टफुली और ट्रस्ट से वो ज्वेलर को भी उम्मीद करते हैं। तो ये हम लोगों के मन में शुरू से भर गया था कि हम लोगों की एक ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने कस्टमर को सही बात और एजुकेट करते रहें और गाइड करते रहें कि उनको क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा डिज़ाइनें नहीं होती थी, बहुत ट्रेडिशनल डिज़ाइनें होती थी, चॉइसेस कम थी, तो लोग आके लेते थे। उस समय लोगों की चॉइस भी क्या, बड़े लोगों का वर्चस्व रहता था घर में। तो बच्चों की या यंगस्टर्स की ज़्यादा चॉइस चलती नहीं, जो बड़ों ने सेट कर दिया, हाँ, हाँ, बच्चे भी हाँ, हाँ करते थे। लेकिन धीरे-धीरे जब हम लोग बड़े हुए, हमने ये देखा कि नहीं, हर एक की चॉइस अलग है। उनको भी उनको अपनी बात कहने का हक जैसे-जैसे बढ़ता गया सोसाइटी में, तो लड़कियों की, लेडीज़ की भी एक वॉइस आई। हुँ। तो उनकी भी एक चॉइस आई। तो हमारे लिए चैलेंज था कि हम उनके सपनों को, उनकी चॉइस को किस तरह से साकार करके उनके सामने सैटिस्फाई करें। तो अब उसके लिए डिज़ाइनिंग कराना, नए-नए कॉन्सेप्ट दिखाना, क्योंकि पहले इतना हुँ। कंप्यूटराइज़ेशन और इतनी कैटलॉग्स तो होती नहीं थी। अब वो इमेजिन कर रही हैं, उनकी इमेजिन को ड्रॉ करना, उसके हिसाब से उसको बना के देना, दैट वाज़ अ बिग चैलेंज। क्योंकि लखनऊ टाउन में पहले उतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, सब बाहर से होती थी। तो हम लोग जब इसमें आए, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि हम अपने कस्टमर्स को नया एक्सपीरियंस देने के लिए हमको डिज़ाइन के ऊपर बहुत काम करना है, कलेक्शन के ऊपर, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करानी है और उसको क्वालिटी को कंट्रोल रखते हुए प्राइस को भी कंट्रोल रखना है कि उसको ये नहीं महसूस हो कि ये नई डिज़ाइन ले रहे हैं तो हमको ये बहुत महँगा पड़ रहा है। तो क्या पहले के टाइम पर भी ऐसा था कि जैसे
कोई फ़िल्म स्टार है या कोई मूवी आई है, उसमें किसी कोई सेलिब्रिटी ने कोई ऐसा सेट पहना है गोल्ड का या फिर डायमंड का, तो क्या तब भी ऐसा ही था कि लोग देखा-देखी में कि नहीं, ये हेमा मालिनी ने पहना था, तो मुझे भी ऐसा ही सेट बनवा के देना? जैसे अभी आज के टाइम में तो हमने देखा ही है कि नहीं, ये होता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। उस वक़्त था, फ़िल्मों का था, लेकिन उस वक़्त जो ज्वेलरी की डिज़ाइनों के नाम रखे जाते थे, वो फ़िल्मों के नाम से रखे जाते थे। ये फ़िल्म जैसे मुग़ल-ए-आज़म बहुत फ़ेमस हुई। मुग़ल-ए-आज़म में एक सेट पैटर्न का वो हार पहनती थी, हुँ, तो वो मुग़ल-ए-आज़म के नाम से फ़ेमस हुआ कि ये झालर वाला ये स्टाइल का है, तो उसको मुग़ल-ए-आज़म नाम दिया गया। तो वो मुग़ल-ए-आज़म के नाम से बहुत फ़ेमस हुआ। इसी तरह से उस टाइम की जो पिक्चर्स थी, उनके नाम से कभी-कभी, कस्मे वादे, इस तरह के नाम से जो है, बहुत सी ज्वेलरी पीसेस जो है, सेल किए जाते थे। अच्छा ये कलेक्शन चाहिए, अच्छा ये कलेक्शन चाहिए। हाँ। तो वो एक मार्केटिंग का एक चीज़ को अपनी अलग से दिखाने का एक स्टाइल था और उसमें हम लोग काफ़ी सक्सेस हुए कि इस तरह से हम लोगों ने डिज़ाइनिंग लॉन्च करी। तब मैंने ऑल ओवर कंट्री बहुत ट्रैवल किया। जिस-जिस जगह पे ज्वेलरी फ़ेमस थी, हैदराबाद की, साउथ की थी हैदराबाद या कोयम्बटूर या कलकत्ता, उस समय पंजाब, बॉम्बे, गुजरात, इन सब जगह बहुत अच्छी-अच्छी ज्वेलरी सेट बनती थी और उन सब की ट्रेडिशनल डिज़ाइन्स बनती थी। और हर समय समझ लीजिए कि हर रॉयल फैमिलीज़ का उस समय घरानों का चलन था, तो हर स्टेट के कल्चर अलग होता था, उनकी स्टेट ज्वेलरी अलग होती थी। तो उनको हम लोग बेस करके और डिज़ाइनिंग करते थे। तो आज भी जो हम लोगों का डिज़ाइन का सेट पैटर्न है, वो ट्रेडिशनल के ऊपर हम लोग काम करते हैं और उसके साथ जो एंशिएंट डिज़ाइन्स जो पुरातन काल से चली आ रही हैं, क्योंकि देखिए सोना और गहना सनातन धर्म से हमारे पास पुरातन काल से चला आ रहा हुँ। है। देवी-देवताओं की आप कोई भी चित्रण देखिए तो उसमें अलग-अलग तरह के हार पहने, सीता रामी है, राम रामी है, इस तरह के भुज हैं। तो वो देवी-देवताओं के गहनों के हिसाब से इमेजिनेशन होती थी कि भाई अगर हमको दुल्हन को सजाना है, तो उस समय उसका एक गॉडेस का जो गेटअप होता था, लहंगा, चुन्नी और ये हुँ। सब बनाने का, तो ऑलमोस्ट एक जो देवी-देवताओं का देवी का श्रृंगार होता है माता का, तो उसी ढंग से हम लोग ब्राइड को देखते हैं। तो उसी तरह से उनकी ज्वेलरी भी देखते हैं, कमरधनी देखना है, पाजेब देखना है, हाथ-फूल देखना है, माथे का टीका है, नथ है। तो हर कल्चर की अलग-अलग स्टाइल है, नथ भी है या झूमर है, तो हर स्टेट का अलग-अलग पैटर्न है। तो इसकी डिज़ाइनों में जैसे हमारा यूपी का स्टेट है, यहाँ का एक अवध कल्चर का ज्वेलरी हाँ। चल रही थी। तो अवध कल्चर से लोग बहुत फ़ैमिलियर हो गए थे, तो अब उनको कुछ नया देना था। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर हम लोगों ने बहुत स्टडी किया, हर स्टेट की ज्वेलरी को उसके हिसाब से फ्यूज़न करा के अपनी तरफ से कस्टमाइज़ करा, अपनी प्राइस ब्रैकेट में, अपनी अप्रोच में कस्टमर की उस तरह से सेट करा और कस्टमर को प्रेज़ेंट किया। तो उसमें हम लोगों को बहुत सक्सेस मिली और उसको आगे बढ़ाते-बढ़ाते फिर हम लोगों ने और शोरूम्स खोले। जो इंडियन फैमिलीज़ हैं, मेरी मॉम है, मेरी दादी थी, तो उनके साथ क्या था कि थ्रूआउट अब पैटर्न चेंज हुआ है। मेरी दादी को बहुत शौक था गोल्ड का, मेरी मॉम को बहुत शौक है मतलब कार्टियर का, मुझे है बहुत ज़्यादा डायमंड का, तो थ्रूआउट जनरेशन वो मेरे घर पे चेंज हुआ। सेम क्या मतलब कस्टमर में भी आपको ये चॉइस दिखा कि जब आपने स्टार्ट किया था तब गोल्ड ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता था और अब आज के टाइम में कुछ और प्रेफ़र किया जाता है? देखिए, आपने एकदम सही कहा, समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती है। जिस तरह से इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों के एक्सपोज़र बढ़ा। पहले एक्सपोज़र बहुत कम होता था। आपके ज़िले के, कस्बे के अंदर होता था या ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश का होता था। देश बहुत बड़ी बात होती थी। विदेश तो बहुत ही बड़ी बात होती थी। अच्छा लेकिन सोसाइटी में हर तरह के स्टेप्स रहे हैं कि हाई क्लास और एलीट क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। चूँकि बीइंग अ ज्वेलर हम लोगों का समाज के हर क्लास से इक्वली टच रहा। तो हर एक का टेस्ट, हर एक का वो अंदाज़ा था कि इन लोगों की चॉइस क्या है। हुँ, तो देखिए हर आदमी की एक इच्छा होती है कि वो अपग्रेड हो। हाँ। तो जो भी अपग्रेड होता है तो फिर और ऊपर की तरफ देखता है। तो जब हम आपकी दादी या हम लोगों की दादी थीं, उस समय की जो समाज की और कंडीशंस थी बहुत डिफरेंट थी। पर्दा रहता था, लोग घर से कम निकलते थे, एक्सपोज़र बहुत कम था।
तो उतना ज़्यादा अवेयरनेस डिज़ाइंस को लेके, लाइफ़स्टाइल को लेके, फ़ैशन को लेके नहीं होती थी। अब दादी के बाद मम्मी का टाइम आया, तो उससे ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि दादी के टाइम में सिनेमा वगैरह नहीं चलते थे, मम्मी लोगों के टाइम में सिनेमा शुरू हुए, वहाँ से फ़ैशन आना शुरू हुआ, वहाँ से आदमी के दिमाग में सपने, सोच आना शुरू हुई। तो हर चीज़ के ऊपर ऊपर उसका असर पड़ा, लाइफ़स्टाइल पे, पहनने-ओढ़ने पे, खान-पान पे, तो उसी तरह से एक्सेसरीज़ के ऊपर भी असर पड़ा। जैसे चूड़ियाँ, बिंदियों की, इन सब की डिज़ाइनें भी बदलती गई, तो उसी के हिसाब से ज्वेलरी भी बदलती गई। तो हम लोग का सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि समय में चेंज आए, उसके पहले हमको वो विजुअलाइज़ कर लेना होता था कि हम क्या इंट्रोड्यूस करें नया, कि जो कस्टमर तुरंत ऑप्ट कर ले। तो बल्कि हम किसी को फ़ॉलो नहीं करते थे, लोग हमको फ़ॉलो करें, इसके ऊपर हम लोगों ने शुरू से काम किया। अच्छा, तो मैं मतलब जैसे थ्रू आउट टाइम कुछ-कुछ जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे गोल्ड पहले जब होता था, तो जो ज्वेलरी बनती थी वो बहुत बड़ी, जैसे सर्कुलर डिज़ाइन वाली जो बनती थी। पर आज के टाइम में लोग इतना वो प्रेफ़र करते नहीं है कि वो डेली वेयर में वैसा वो पहने। देखिए, बिल्कुल सही कहा। पहले वुमेन्स का, लेडीज़ का इतना वर्किंग प्लेस के ऊपर या बाहर आना-जाना नहीं था। आज उनके सामने बहुत तरह के चैलेंजेज़ हैं। वो जितना घर में एक्टिव है, उससे ज़्यादा बाहर एक्टिव हैं। तो जब वो अपने आप को बाहर कैरी कर रही हैं, तो वो फिर उतने बड़े-बड़े गहना वो प्रैक्टिकल नहीं है कि आप लाइफ में या वर्किंग प्लेस के ऊपर जा रही लोगों से मिल रहे हैं, तो जैसे आपका ड्रेसअप कंफर्टेबल होता है, डिसेंट सा होता है, तो आपके ज्वेलरी एसेसरीज भी बहुत डिसेंट सी होती है। तो अब क्या हो गया कि पहले ज्वेलरी बहुत लिमिटेड स्टाइल की होती थी। आज की तारीख में हम लोगों के पास ज्वेलरी चैलेंज ये है कि अनलिमिटेड स्टाइल की ज्वेलरी है। मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उस टाइम की वेयरिंग्स और वो सब कैरिंग करने की जो चीज़ें हैं, स्टाइल है, वो अलग है। फिर आप ऑफ़िस जा रही हैं, ऑफ़िस की अलग है, डेली वेयर की फुल डे वेयर की अलग है, फिर शाम को आप घूमने जा रही हैं या कुछ हल्के-फुल्के उसमें जा रही हैं, तो उसकी तरह की जो ड्रेसेज़ अलग हैं, उसकी तरह की ज्वेलरी अलग है। डिनर पे गईं, कहीं छोटी पार्टी पे गईं या बड़ी सेलिब्रेशन पे गईं, तो इतने इवेंट्स एक ही दिन में एक लेडी के पास होते हैं कि उसको अपनी ड्रेसेज़ भी 4-6 बार चेंज चेंज करनी करने पड़ते। पड़ती हैं, तो ड्रेस के अकॉर्डिंग उसको ज्वेलरी भी 4-6 बार चेंज करनी पड़ती हैं। तो हम लोगों को उतना उसको एक्सपीरियंस देना होता है कि ये चीज़ आपके साथ इस तरह से फिट आएगी, आप इस तरह से ये पहनिए, और बहुत से सॉल्यूशंस ऐसे भी देते हैं उनके साथ, अटैचमेंट्स के साथ, कि आपको ये नहीं कि आपको 10 तरह की ज्वेलरी आपको लेनी है, हम ऐसे भी ऑप्शंस देते हैं कि 2-3 तरह की ज्वेलरी लीजिए, उसको 10 तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो डेली वेयर में भी आ जाती है, ऑल टाइम वेयरिंग में आ गई, या प्रोफेशनली ऑफ़िस में है, तो उसमें पहन के जाना है, तो वो भी उसके बीच-बीच में आ गई। अगर कभी पार्टी-वार्टी में जाना है, तो उसके अटैचमेंट्स लगा लिए, तो और हेवी हो गई। तो इनोवेशन भी बहुत बढ़ा है जिस तरह से, और एक्सपोज़र बढ़ रहा है। अब देश, दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि अब कोई भी चीज़ बड़ी नहीं लगती है। तो अब सोचने के लिए जो हम लोगों के पास डिज़ाइनर्स हैं, जो हम लोग का बच्चे क्वालिफ़ाइड आते हैं निफ्ट के करे हुए, हम लोगों के पास सीट्स हैं जिनको हम इंटर्नशिप के लिए बच्चों को ऑफ़र करते हैं। बहुत इनोवेटिव हैं, बहुत ही हम लोग उनको आइडिया देते हैं, वो उसका क्रिएशन करके लाते हैं, अपने भी आइडिया देते हैं। तो क्या ना, लेगेसी, ओल्ड लेगेसी से लेके मॉडर्न तक का जो है, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का सारे कल्चर का एक फ्यूज़न होता जा रहा है। तो बहुत डिफरेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं। कलरफुल ज्वेलरी है, स्टोन की ज्वेलरी है, स्टोन का प्लेसमेंट है, कुंदन का काम है जो हम लोग का एंशिएंट काम है। आपने अभी स्टोन्स का कहा, डायमंड का कहा, आजकल डायमंड के साथ-साथ कलर स्टोन, प्रेशियस स्टोन का भी ज़बरदस्त क्रेज़ आया है। क्योंकि आदमी अपने आप को वो अपग्रेडेड फ़ील करता है। पहले येलो गोल्ड चलता था, येलो गोल्ड सपोज़ टू बी अ ट्रेडिशनल। अब उसके साथ एंटीक, लोगों को और इच्छा हुई कि मुझको और थोड़ा ऊँचा दिखना है, तो जो राजा-महाराजाओं की स्टेट ज्वेलरी होती थी, उस तरह की पहननी है। तो उस तरह का ओल्ड टच देने के हिसाब से वो पॉलिशिंग और वो इंग्रीडिएंट्स यूज़ करने पड़े, तो पुराना और रिच दिखने दिखने के लिए। अभी आपने कार्टियर, बल्गारी, इन सब का नाम लिया, ये भी वर्ल्ड के बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं जो अपने-अपने कंट्रीज़ में बहुत सालों से, सदियों से हैं। तो उनकी भी डिज़ाइन्स को लेके जो एकदम नई चीज़ है, और नई चीज़ हमेशा वेलकमिंग होती है। तो उसके हिसाब से, जैसे आपकी मम्मी को वेस्टर्न ज्वेलरी का बहुत क्रेज़ हुआ, राइट? तो अब हमारे पास चैलेंज है कि हमको उनकी भी चॉइस को पूरा करना है, आपकी दादी की भी चॉइस को पूरा करना है, और उनकी बेटी जो
अब उसको जो मेरी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, जो तुरंत अभी कान का छेद कराने के लिए 5 साल में आई है, उसको भी एक स्टड या बाली देनी है, जो वो बचपन से जब वो पहनेगी, तो ज़िंदगी भर याद रखेगी उस ज्वेलर ने, उस अंकल ने मेरे लिए कान की छेद बाली की, तो उसके दिल दिमाग में मेरे लिए एक जगह रहेगी। सॉफ्ट कॉर्नर ज़िंदगी में उसके दिमाग में बना ही रहेगा। तो उस चीज़ के लिए हम उसको ऐसी बाली, ऐसा टॉप्स का डिज़ाइन दें कि जो उसको हमेशा प्यारा लगे, उसको चुभे नहीं, वो नहीं, कंफर्टेबल रहे। तो इस तरह का एक्सपीरियंस देखिए दिल में जगह बनाने वाली बात होती है। और उसके सपनों को भी साकार करना है, उसके बजट में भी उसके रीच में आए। तो इन सब की बैलेंसिंग करते-करते हम लोग एक तरह से फैमिली मेंबर हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी ज्वेलरी चूँकि महँगी चीज़ है, हर आदमी हर एक से खुलता नहीं है और अपना बजट बता नहीं सकता है, तो ज्वेलर के साथ बड़े खुल के बात होती है। तो हम लोग भी बड़ी सीक्रेसी रखते हैं, किसी कस्टमर की बात किसी से शेयर नहीं होती है और उसके मन की बात सुन के, उनकी लिमिट्स देख के उनको सॉल्यूशन देना होता है कि क्या इनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बार आपका मन है कि मुझको, अभी आपने कहा आपको डायमंड्स बहुत अच्छे लगते हैं, राइट। डायमंड्स के साथ-साथ आपके पास एक चैलेंज आएगा कि आप कह रहे हैं मम्मी मुझको डायमंड का सेट लेना, पापा और मम्मी कह रहे हैं नहीं, ये तुम गोल्ड की लो, गोल्ड का एप्रिसिएशन होता है, गोल्ड की वैल्यू बहुत है, ये है। तो ये जो जनरेशन टू जनरेशन माइंड डिफरेंस है, वो भी अपनी जगह सही है, आप भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपने वो टाइम नहीं देखा है, जो टाइम उन्होंने देखा है। ट्रू। आपको उस समय जब ₹100 ₹200 आपकी दादी के टाइम पे सोना था, तब भी सोना उतना ही महँगा था, आम आदमी की रीच में नहीं था। आज जब सोना 90,000 1 लाख का है, तब भी बहुत महँगा है, आम आदमी की रीच में नहीं है। तो सोना हमेशा गहना एक सपना रहा है लेडीज़ का, और इसीलिए अपने जो धर्म, हिंदू धर्म में हमेशा सोने को, गहने को हस्बैंड के बाद, पति के बाद नेक्स्ट दर्जा दिया गया है कि उसका जीवन का सच्चा साथी, जीवन साथी के बाद है तो सोना है, जो हर दुख तकलीफ में आएगा। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी कहीं न कहीं ये सोच थी कि हम अपने बच्चों को, अपनी बेटिया को इतना गहना, इतना वो करके दे रहे हैं जो प्योरली उसका है। अगर उन्होंने उसको घर दिया, ज़मीन दी, वो तो सबका हो गया। हाँ, बट लेकिन गहना बड़ा पर्सनल एक संपत्ति होती है, जो एक लेडीज़ की होती है और उससे उनका बड़ा लगाव रहता है और उसकी रिस्पेक्ट उसके बच्चों में जाती है कि अगर माँ का गहना है तो बेटा, बेटी कोई भी हो, वो उतनी रिस्पेक्टफुली लगता है कि वो लेगेसी आई है और वो अपने जीते जी, भगवान ना करे उसका कभी समय खराब आए, वो उसको कभी तोड़ता नहीं है। उसको सँभाल के रखता है और आगे तक के लेके जाता है और उसकी भी ये कोशिश रहती है कि हम भी इसमें कुछ ऐड करके आगे अपना दें। तो इस लिहाज से वो सजेस्ट करते हैं। अब हम लोगों का रोल क्या आता है कि हमें आपके मन को भी रखना है और उनकी बात को भी रखना है और आपको कन्विंस करना है कि बेटा आपको क्या करना चाहिए। तो फिर उसमें हम लोग ऐसी चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि जिसकी वैल्यू फॉर द मनी हमेशा रहे ऑफ कोर्स। और आपका शौक भी रहे। तो जिस तरह से सोने में भी क्वालिटीज़ होती हैं, उसी तरह से डायमंड्स में भी क्वालिटीज़ होती हैं। हम लोगों के पास जब मैंने स्टार्टिंग में अपना नया ये स्टोर हज़रतगंज खोला, जब ये चैलेंज हमारे पास आया, तो अब हमको ये लगा कि अब हमें अपना एक्सपोज़र सिटी से ऊपर, टाउन से ऊपर अपनी स्टेट में करना है, नेशनल लेवल में प्रेज़ेंस करनी, लोगों को एक्सपीरियंस देना है। तब मैं यूपी की सबसे हाई स्ट्रीट हज़रतगंज में मैंने एक स्टोर खोला, जो जेकेजे जुगल किशोर ज्वेलर्स बाय राजेंद्र स्टोर। उसमें मैंने यही सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कराया। लेटेस्ट से लेटेस्ट डिज़ाइन डायमंड के, कुंदन के, रूबी एमराल्ड्स के और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के सारे एक्स एक्सपीरियंसेस कराए लोगों को, सब वैरायटी रखी और उनके हाईएस्ट पैरामीटर रखे। डायमंड्स में भी मैंने रखा, तो मैंने पहले खूब स्टडी किया। क्योंकि लोगों के मन में हीरे को लेके एक अजीब-सा डर था कि इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसकी क्या मिलेगी, इसका ये बड़ा हिडन है, हाँ, वो है। ये तो अभी तो उसको मैंने लोगों के मन को फ़ील किया और ये मेरे लिए चैलेंज था कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो इसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, मैं इसकी ग्राहकी कैसे जनरेट करूँगा, लोगों का ट्रस्ट बिल्ट अप करूँगा। तो मैंने स्टडी किया, इंटरनेशनल पैरामीटर से डायमंड को स्टडी किया। डायमंड्स के हिसाब से, जब मैं उस समय इतने जेमोलॉजी के कोर्सेज़ नहीं होते थे, मैं गोल्ड का हार्डकोर था, तो मैंने एक सिंपल सा लिया कि एक सफ़ेद कागज़, ये जितना साफ कागज़ है, बिना निशान का एक पॉइंट भी है तो भी आप गिन लेंगी। मैंने उस पैरामीटर से अपने डायमंड की जर्नी शुरू करी। अच्छा। उतने ही सफ़ेद हीरे, उतने ही बेदाग हीरे रखे
और इंटरनेशनल पैरामीटर्स के हिसाब से उसको एक सर्टिफिकेशन था, वो कस्टमर के सामने एजुकेट करने के लिए रखा कि, और उसको ये बताया हाउ टू बाय अ डायमंड एंड व्हाई यू शुड बाय दिस डायमंड एंड हाउ मच यू आर सिक्योर्ड इन दिस डायमंड। तो जब मैंने लोगों को एजुकेट किया कि आप हीरा खरीदने से पहले, आपके पास पैसा है, आप खाली पैशन में हीरा खरीदिए, इज अ डिफरेंट इशू। आप अगर हीरा समझ के हीरा खरीदेंगी तो आपका ट्रस्ट उसके ऊपर रहेगा। तो हम लोगों का काम है कि एक बार आपके मन में उसका कॉन्फिडेंस जनरेट करना। आप दुनिया में कहीं भी हीरा खरीदिए, अगर आपको मालूम है मेरे को हीरा खरीदने के पहले ये कलर देखना है कि विच इज़ द हाईएस्ट कलर DEF एंड विच इज़ द हाईएस्ट प्योरिटी IF VVS and which is a lower SI is a lower part, JK is a lower part। तो हमको कस्टमर को एजुकेट करने में, ये बताने के लिए मैंने बहुत सा पीओपी मटेरियल अपने शॉप पे रखा। हाँ। और कस्टमर्स को वो पैम्फलेट दिया हाउ टू बाय अ डायमंड, और ये एजुकेट किया कि ये डायमंड कितने होते हैं, और एक मैंने स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट बनवाया अच्छा। और उसमें वो ग्रेड्स लिखना शुरू करे। उसको जुग वो VVS जी हाँ, और जुगल किशोर ज्वेलर्स का सर्टिफिकेशन से उसको बनाया। और एक IGI करके इंस्टीट्यूट उस समय आती थी, बहुत, अब तो बहुत फेमस है, उस समय वेरी फ्यू पीपल नोस। तो वो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता था, सर्टिफिकेशन आता था क्वालिटी कंट्रोल के। तो वी वर द फर्स्ट इन यूपी और नॉर्थ इंडिया, इन लखनऊ की, मैंने वो सर्टिफिकेट से ज्वेलरी देना शुरू करी। और आज तक के मैं आपको बताऊं, वी आर only and only jeweler in North India. All over in North India, we are only jeweler who deals in EF VVS quality, which is the highest parameter of the diamond in the world. और मेरी ज्वेलरी आप आंख बंद करके कोई भी पीस उठाइए, पूरे स्टोर्स में, मेरे सारे स्टोर्स में आपको वही मिलेगी जो जुगल किशोर ज्वेलर्स बाय राजन रस्तोगी है। तो हम लोगों ने ये एक बेंचमार्क सेट किया। आपको देख के लगा कि ये हीरा बहुत चमक रहा है, बहुत अच्छा है, तो इस तरह से लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। और उनको मैंने ये एक्सपीरियंस दिया कि उनके हीरे की वैल्यू बढ़ती है। और ऑनेस्टली मैंने हमेशा उनको ये ऑफर करके दिया कि आपके हीरे में, जैसे 24 कैरेट सोने में कोई कटौती नहीं होती, वैसे हीरे में भी नहीं होती। जो आपको करंट मार्केट प्राइस होगा उसी पे ही आपका इसका लेन देन होगा। और लोगों को उसका एक्सपीरियंस करते पिछले 30 साल से, 28 साल से ये मैं देखते हुए आ रहा हूँ कि उनका पैसा बढ़ा ही है। किसी को ये नहीं हुआ है कि मेरा पैसा घट गया हीरे में, तो लोग हैप्पी हैं। और मुझको, चूँकि इसलिए मुझको फ़र्क नहीं पड़ता है। आज इतने ब्रांड्स हैं, इतने नेशनल ब्रांड्स हैं, फैमिली ज्वेलर्स हैं, कोई भी हाई क्वालिटी डायमंड में काम नहीं कर रहा है। सब SI क्वालिटी में काम कर रहे हैं, विच इज़ द लोएस्ट। क्योंकि प्राइस का कंपटीशन और डिस्काउंट्स दिखा के और अलग-अलग पॉलिसी से कस्टमर को जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट रियल। क्योंकि अगर किसी को जब ये एक्सपीरियंस होता है, कोई चीज़ लिया, अभी मैं आपको बताऊं, एक लड़की की नौकरी लगी, उसने अपनी मॉम के लिए डायमंड का टॉप्स लिया और एक अंगूठी ली। मैंने कहा बेटा ये क्यों ले, किसके लिए ले रही है? बोली मैं अपनी मॉम को ये गिफ्ट दूंगी, क्योंकि उनका जीवन में एक था कि मैं कभी हीरा के पहनूंगी तो मैं सबसे पहले सैलरी से वो पहना। तब मैंने उसको सर्टिफिकेट के साथ एक सॉलिटेयर का डायमंड की उसको टॉप्स और अंगूठी दी। हमने कहा ये लीजिए बेटा, ये आप अपनी मम्मी को। अब उसने उनको वो पहनाया सर्टिफिकेट के साथ, वो लिया। आज करीब करीब 22 साल के बाद, 20 साल की या 22 साल के बाद वो लड़की मेरे पास आई, हो सकता है 25 साल हो, और अपनी भी बेटी को भी शादी लायक थी, और उसके लिए भी हमसे बोली अंकल आपने मुझे नहीं पहचाना, मुझको वैसे ही हीरा दीजिए जब आपने मेरी पहली सैलरी में दिया तो मैंने मॉम को दिया था, आज तक चमक। ये एक वो लेगेसी बनाने वाली बात है। तो मुझको ये लगा कि नाउ आई गॉट समथिंग, जो बेंचमार्क सेट किए तो वो हुए। क्योंकि देखिए हमेशा ये ज्वेलरी जो कहने की बात है, ये एक्चुअली बड़ी इमोशनल वैल्यू है। इसकी जो इमोशंस होते हैं उस पे, और फिर एक लड़की के लिए अपने मैके साइड की चीज़ जान से भी प्यारी होती। कभी अगर उसका विश्वास टूटता है कि उसके मैके साइड उसका गहना खराब हुआ, तो उसके मन में जो है बहुत नेगेटिविटी आती है आपके लिए। आज अगर हम फ्लोरिश किए हैं तो सिर्फ अपने कस्टमर्स की वेल विशेस से, उनकी दुआओं से हुए हैं, और उन्होंने जो ट्रस्ट किया है उसका तो मेरे पास कुछ उतारने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, और ना मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि आज जो भी मेरी पोजीशनिंग हुई है वो वहीं से हुई है।
वही हज़रतगंज के शोरूम के बाद हम लोगों ने इतने बिज़नेस बढ़ाए, मैं ऑटोमोबाइल ट्रेड में गया, रियल एस्टेट में गया, स्टील की फोर्जिंग कास्टिंग यूनिट लगाई, लॉजिस्टिक पार्क्स कर रहे हैं, मतलब बहुत से बिज़नेस मैंने किए। लेकिन सब में बेस यही था, ऑथेंटिक, ऑनेस्टी, और आप जो कह रहे हैं वही दीजिए और जो दे रहे हैं वही कहिए। इसलिए भी क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे ये जितने रत्न, आभूषण, सोना, चांदी, ये सब देवी देवता है। कि जितने भी रत्न हैं, कोई हीरा है, पन्ना है, मानक है, ये सब एक-एक देवी देवता, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सब के वो हैं, रूप है। सोना है, सोना स्वयं से शनि का और सूर्य का रूप है। तो जब हम लोग भगवान को पूछते हैं और हम तो वही भगवान वाली चीज़ें ही दे रहे हैं, तो मैं उसके साथ डिस्कस करूँगा तो मैं दिखाऊँगा क्या अपनी शक्ल ऊपर? अगर भगवान का आशीर्वाद, भगवान आके जो आशीर्वाद दे रहे हैं, वो अपने भक्तों के माध्यम से दे रहे हैं। तो इस लेगेसी को ही हम लोगों ने अपने ग्रैंडफ़ादर, ग्रेट ग्रैंडफ़ादर से देखते हुए आज तक आते हैं, और जो मेरे भी अब ग्रैंडसन्स हो गए हैं। तो मेरा सिर्फ़ एक यही मोटिव है कि यही लेगेसी आगे बढ़ती रहे, और समय के जो चैलेंजेज़ हैं, आपको हर समय के चैलेंजेज़ देश काल के हिसाब से बदलते हैं और आपको अपग्रेड होना पड़ता है। एजुकेशंस बढ़ गई हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजी बढ़ गई, इन्फॉर्मेशंस बढ़ गई, तो आपको लेटेस्ट से अपडेट होके क्रिएटिविटी में जाना है, तो आपको एक कदम आगे सोच के चलना हाँ। होगा। तब आप अपने कस्टमर्स को बेस्ट वो दे सकते हैं, और जो मार्केट में आपके पास कॉम्पिटिटर्स हैं और जो चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकते हैं। दिस इज़ द थिंग। तो एक आपकी कोई एक ऐसी फ़ेवरेट मेमोरी जो इतने सालों में आपने मतलब ऐसा दिल में रखी हो कि ये इससे पता चल गया कि अब मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ? वेल बहुत प्राउड मोमेंट थे मेरे लिए। अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर बिल क्लिंटन लखनऊ आए थे, और लखनऊ आके उनको लखनऊ की मार्केट का फ़ील लेना था, और सिक्योरिटी रीज़न से वो मार्केट में जा नहीं सकते थे, और उनको लखनऊ की ज्वेलरी, अवध की ज्वेलरी को लेके बड़ा पैशन था। तो मेरे पास गवर्नमेंट से और ऑफिशियल से रिक्वेस्ट आई कि मिस्टर बिल क्लिंटन को आपको एक्सपीरियंस कराना है अपनी आर्ट को, अवध की आर्ट को। बेसिकली मेरे लिए एक चैलेंज था कि एक तो मुझको अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना था, एज वेल एज अपनी स्टेट को, और अवध लखनऊ को। तो मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, हम लोगों ने उसके लिए, टाइम बहुत कम था, और पूरी रात मेहनत करी। ताज होटल के बिजनेस सेंटर में एक डिस्प्ले तैयार किया गया, क्योंकि हम लोग शोज़ करते रहते हैं एग्जीबिशंस में जाके, तो मुझको स्पीच का एक्सपीरियंस था, तो मैंने फटाफट उन सब चीज़ों को वहाँ पर सेटअप करा करके पूरी रात लग के, और वहाँ सेट तैयार किया पूरा शोरूम का, और अपने जो बिल्कुल आर्ट पीसेस थे कोर, और उसके साथ मेरे दिमाग में आया कि मैं इनको अपनी पूरी जर्नी दिखाऊं कि हम लोग कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न मैंने सब अपने आर्ट पीसेस, ज्वेलरी पीसेस वहाँ पे डिस्प्ले किए। तो मिस्टर क्लिंटन पूरा वो बहुत इंटरेस्ट से हर चीज़ को, ज्वेलरी को देख के अप्रिशिएट कर रहे थे, और आई वाज सरप्राइज, उनको डायमंड के बारे में और गोल्ड के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी, एंड ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डायमंड्स एंड गोल्ड एंड ज्वेलरी और लिटरेचर के बारे में। तो वो क्वेश्चन भी बड़े परफेक्ट और बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे थे, जो टाइम एज से रिलेटेड थे, वर्कमैनशिप से, हाउ डज इट वर्क। तो ये सब चीज़ें करते करते जब मैंने उनको दिखाया, बहुत सी चीज़ें अप्रिशिएट करी, तो एक कंगन हमने बनाया था, कड़ा आर्ट पीस, जिसके ऊपर खूबसूरत मीनाकारी थी, नक्काशी के काम के ऊपर मीनाकारी थी, मतलब फ्यूज़न था। राजस्थानी आर्ट भी थी उसके अंदर, जड़ाऊ का भी काम था लेटेस्ट का, और नक्काशी जो लखनऊ की थी, वो सब करके उसको क्रिएट किया था, बड़ा खूबसूरत, वो उनको बहुत पसंद आया, और उन्होंने वो लिया। और एक सिल्वर की मैंने आर्ट वो बनाई थी, जो कठपुतलियाँ होती है ना, हाँ। उसका एक कैरेक्टर बनाया था, डांस करती हुई लेडी थी, वो उनको बहुत पसंद आई, और जो चांदी के तबला सितार का ये सेट था, उसके साथ वो कड़ी डांस कर रही थी, तो वो पीस उनको बहुत पसंद थे दोनों।
तो उन्होंने उसको लेने की इच्छा जाहिर करी। तो मतलब मुझको ये लगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है और हम उनको ये गिफ्ट करेंगे। तो वी वर नॉट रेडी टू टेक अ पेमेंट। तब उन्होंने कहा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे घर जाए तो यू हैव टू टेक पेमेंट, अदरवाइज ये स्टेट गिफ्ट होगा और जाके वहाँ पे जमा हो जाएगा। हाँ। तब मेरे को मन में आया कि नहीं, तो इनको यूज़ करना चाहिए। वो उन्होंने कंगन लिया और वो पीस लिया और उसका पेमेंट किया और वो लेके गया। उसको हमने फिर हाईलाइट किया पूरी इंडस्ट्री में। वो उस टाइम पे, आज से करीब 15-17 साल पहले की बात है, पूरी ऑल ओवर इंडस्ट्री में वो हेडलाइंस में निकला, सारे अखबारों में। और वो पीस, आर्ट पीस, क्लिंटन कड़ा के नाम से फेमस हुआ। तो वही एक सेलिब्रिटी वाली हाँ, चीज। सेलिब्रिटी चीज़ बन गई और इतना चला। फिर उसमें बहुत से इनोवेशंस हुए, बहुत। आज भी वो कड़े चल रहे हैं मीने के, नक्काशी के, जो उसी से इंस्पायर्ड हैं, क्योंकि अब बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। तो वो हम लोगों की, मुझको लगा कि एक्चुअली मैंने हाईएस्ट टच कर लिया कि अब अमेरिकन प्रेसिडेंट आए और वो ज्वेलरी दे के, और मैं बीइंग अ इंडियन और इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए, अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हुए, मतलब पूरे शासन की, पूरे देश की, पूरे अपने लखनऊ की लेगेसी को। तो मतलब मैं आपको वो खुशी बता नहीं सकता हूँ कि कितनी थी। तो बड़ी मुश्किल से वो फ़ोटो भी नहीं खींचने दे रहे थे, बड़ी हाई सिक्योरिटी थी। तब मैंने मिस्टर क्लिंटन से परमिशन ली कि यू हैव टू टेक अ पिक्चर। तो उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट विल यू डू? मैंने कहा मैं अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने शहर को दिखाऊंगा कि आपने ये शो किया। तब उन्होंने हम लोगों को अलाउ किया। तो एक ही पिक्चर, 2 पिक्चर लेने दी। उस टाइम पे तो बड़े ऑर्डिनरी से मोबाइल में कैमरेज होते थे बहुत, लेकिन फिर भी जो उन्होंने अलाउ किया, जो उनके प्रोटोकॉल में नहीं था, लेकिन उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट, अपनी मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने दिया। लखनऊ की चिकनकारी का भी था, इत्र का भी था और बुक्स का भी था, सबकी स्टॉल थी। तो जब मैंने स्टॉल का वो डिस्प्ले का किया तो सबको ये आइडिया आया। तो फिर सारे रूम्स में अलग-अलग करके हर एक ने फिर बहुत मेहनत से किया। तो उस वक़्त मिस्टर क्लिंटन बहुत खुश होके और वो गए। तो एक्चुअली हम लोग लखनऊ की तरफ से भी बड़ा एक प्राउड प्राउड फील कर रहे थे। और बीइंग अ ज्वेलरी इंडस्ट्री, उसके बाद मैं पूरे इंडिया के उसके उसमें फेमस भी हुआ। इस तरह से भी पहचान बनी। पहले से इंडस्ट्री में काम करता था, फिर मैं डिफरेंट डिफरेंट जो मंच हैं, जहाँ-जहाँ रिप्रेजेंट करना होता है, मैं उन सब फोरम में भी हूँ, काउंसिल में भी हूँ। और इंडस्ट्री के वेलफेयर के लिए और किस तरह से स्टार्टअप्स में बच्चों को आगे बढ़ाना है, क्या-क्या करना है, उसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ वन टू वन टॉक करनी है। जो पॉलिसीज़ आ रही हैं, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़े, नई टेक्नोलॉजी का कैसे हो। तो जो कम्युनिकेशन वन टू वन हो रहा है गवर्नमेंट के साथ, इस गवर्नमेंट में ये लोग प्रमोट भी बहुत अच्छे से करते हैं, हम लोग को रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी देते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा माहौल बन के आया है। तो ये लगता है कि उन लोगों का भी कहना है कि आप लोग एक्सपीरियंस पर्सन हैं। आपके एक्सपीरियंस से और नए के मैनेजमेंट से और जितनी भी एनालिसिस है उसको करके हम लोग ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि जो वर्ल्ड मार्केट में जो है हम लोगों का एक अलग प्लेस करता है। हाँ। और आज मैं आपको बहुत प्राउडली कह रहा हूँ कि पहले हम लोग एग्जीबिशंस में, आज से 15-20 साल पहले, बैंकॉक शो में, हांगकांग शो में और लास वेगास शो में जाते थे, जो या स्विट्ज़रलैंड के शो में जाते थे, जो बड़े प्रेस्टीजियस होते थे, वहाँ हम लोग देखते थे। अब उसके बाद देख-देख के मन में यही आता था कि हम लोग ये क्यों नहीं कर सकते हैं? तो हम लोग बहुत स्टडी करते थे, हम लोग का ग्रुप भी चाहता था, करता था, वहाँ के सामान लाके डिज़ाइन को कॉपी करके, ये सब करके और अच्छा बना के अपनी आर्ट को वहाँ करते थे। तो ये करते-करते कि हम लोगों के यहाँ इनोवेशन बहुत है। अगर हमारा कारीगर भी है, तो वो हमसे भी ज़्यादा समझदार है। हाँ। उसका भी एक्सपीरियंस उतना ही काउंट करता है जितना कि मैं उसको कोई आइडिया दे रहा हूँ, बल्कि बहुत बार वो हमको समझाते हैं कि बाबू ये ऐसे नहीं, ऐसे होगा, सेटिंग होती है। तो ये टीम वर्क है। तो अब इस तरह से हम लोगों ने फिर ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले हुए हैं, जहाँ पे क्राफ्टमैनशिप सिखाते हैं, डिज़ाइनिंग के कोर्सेज़ हैं बच्चों को। अब जैसे लड़कियों के लिए, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा काम है, घर से निकलना नहीं, फ्रीलांसिंग कर रही हैं, डिज़ाइनिंग कर रही हैं, किसी न किसी अच्छे हाउस से जुड़े हुए हैं, अपनी बुटीक चला रही हैं। तो एक एम्प्लॉयमेंट के एंडलेस अपॉर्च्युनिटीज़ भी आई हैं। तो अच्छा, ज्वेलर्स के बीइंग अ ज्वेलर, हम लोग के घर की बहुएँ, लड़कियाँ भी अब सब जेमोलॉजी के कोर्स किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं।
अपनी अपनी फील्ड है। हर बच्चा आज की तारीख में काम करना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है। तो हमारा भी ये रहता है कि मैं भी यंग जनरेशन को, जो हम लोगों के सर्किल के हैं और जो आने वाले बच्चे हैं, वो इधर-उधर जाएँ, अपने घर में रह के अपने काम से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो आइडिया है, जो जब 10 लोगों के दिमाग मिलते हैं, आप ओपन टॉक्स करते हैं, कस्टमर को केयर करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ कि आपको क्या करना है आगे। आप एक एलीट क्लास से बिलॉन्ग कर रहे हैं, एक अच्छा स्टेटस मेंटेन कर रहे हैं। आप जिस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह का एटीट्यूड सामने वाले से चाहते हैं, वेलकम चाहते हैं, तो वो तो आपकी फर्स्ट स्टेप हो गया कि वो आपको तो देना ही देना है। उसके बाद आप उसको और क्या बेटर दे सकते हैं, उसके ऊपर सोचिए। तब आप एनालिसिस करिए कि आप एक्चुअली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है इसमें। आपको खुद को एनालिसिस करनी, अपनी तारीफ करना या अपनी तारीफ करवाना एक बहुत अलग बात है। लेकिन कोई दिल से आपको अप्रिशिएट करे, दिल से जुड़े आपके साथ, अपनी बात करे, ये एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी कमाई है। और इन्हीं को फॉलो करना आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि, क्योंकि एक चैलेंज और भी है। आज कस्टमर आता है, कोई चीज़ उसके दिमाग में है कि मुझको ये ज्वेलरी लेनी है। इतने प्लेटफ़ॉर्म, इतने ऐप्स हैं कि उसके पास पहले ही से पूरी इन्फॉर्मेशन है कि वो ऑप्शंस है उसके ऑप्शंस पास। हैं। अब उनकी चॉइस और उनके बजट के हिसाब से आपको सॉल्यूशन देना है। ये इस समय का सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर सॉल्यूशन देने के साथ-साथ आपको वैल्यू फॉर द मनी भी उसको गाइड करना है, क्वालिटी भी देनी है, जो कि आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपका पहला वो है कि अगर मेरे को हीरा देना है, तो ईएफ वीवीएस ही देना है, मेरे को घटिया हीरा नहीं देना है। मेरे को अगर क्वालिटी ऑफ गोल्ड देना है, तो वो सब क्वालिटी को मीट आउट करते हुए बननी है। अब उसमें प्राइसिंग को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बहुत रिसर्च करी है कि जैसे वेट को, सोना महँगा होता गया तो वेट को कंट्रोल करते गए। अब हल्का बनाने के मतलब ये भी नहीं है कि वो इतना फ्रेजाइल हो कि पहने और टूट जाए। तो उसको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी खरीदार ये नहीं चाहता है कि अगर मेरा कम बजट है, कि मैं इतने की एक्स अमाउंट की ज्वेलरी ले रहा हूँ तो मुझको घटिया ही मिलेगी। कोई भी व्यक्ति खराब चीज़ नहीं खरीदना चाहता, और आप कोई भी चीज़ को खराब कह के बेच ही नहीं सकते। तो आप अच्छा ही कह के बेचेंगे, तो अगर खराब चीज़ को अच्छा कह के बेचेंगे तो झूठ बोल रहे हैं। एक दो बार तो हो जाएगा। हाँ, ये आई थिंक एक जुगल किशोर बस। बाय राजेंद्र रस्तोगी बस की यही एक एक यूज़ वैल्यू कोर है। बस। इसके अलावा मतलब एक होता है कि एक तो हो गया कि जो है वही दिखाना है हमें, वो है। उसके अलावा और कौन-सी एक ऐसी लेगेसी है, कौन-सा एक आपकी ऐसी एक वैल्यू है जो आप चाहते हैं कि आगे वाली जनरेशंस भी कभी उस चीज़ को ना भूलें? जी, देखिए, एक बहुत अच्छी कहावत है और बहुत अच्छी लाइन है कि डोंट नो ज्वेलरी, नो योर ज्वेलर। तो हम उसको फ़ॉलो करते हैं, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि हमें ये कॉन्फिडेंस सामने देना है कि आप ज्वेलरी नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप हमको जानिए। तो वो हमको जाने, हमें इतना कॉन्फिडेंस हो के उसको अपना ट्रस्ट दिलाना है। उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर को मेक करना है, जो भी पैरामीटर्स को फ़ॉलो करना है, यू डू दैट थिंग। तो ये चीज़ के लिए कि हमें आगे कैसे अपनी वैल्यूज़ को रखते हुए वो करना है, अपनी बात को समझा के करना है, और आगे अपने बिज़नेस को भी करना है, चैलेंजेस को भी फेस करना है। तो अब समझिए ना कि जितना पहले इतनी संपन्नता नहीं थी, आज कस्टमर की बाइंग पावर बहुत बढ़ गई है। पहले लड़कियाँ, बच्चे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती थी, आज उनके वॉलेट में अच्छी खासी बाइंग पावर है, तो वो अपने डिसीज़न खुद लेती हैं। लेकिन फिर भी हर एक को कोई ना कोई सजेशन चाहिए ही होता है। वो चाहे वो अपनी फ्रेंड से ले, अपने मॉम डैड से ले, XYZ किसी से भी ले, किसी एक्सपर्ट से ओपिनियन ले। उसको ओपिनियन लेते ही है क्योंकि उसको पहन के वो कैसी लग रही है, वो तो वो है। हाँ, तो एक आपको बहुत बैलेंस्ड और बहुत क्लियर मैसेज कस्टमर को पास ऑन करना है, जो उसके दिमाग में उतर जाए कि ये हमको पैम्पर भी नहीं कर रहा है, झूठी तारीफ भी नहीं कर रहा है, और सही से कर रहा है। एक्चुअल वो है। तो वो मैसेज देना हम लोगों का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब कोई बच्चे की शादी हो रही होती है, कोई फंक्शन हो रहा होता है, एंगेज, तो उसके मन में सपने होते हैं कि मैं ऐसी ड्रेस पहनूंगी, मैं ऐसा दिखना चाहूँगी। वो इमेजिनेशन उसके मन में होती है।
अब उसकी इमेजिनेशन को हम लोगों को उतार के उसको सैटिस्फाई करना होता है। उसमें वो सर्च करती है, सब चीज़ें होती है। तो बहुत बार बहुत से ऐसे उसके डिसीज़न्स होते हैं जो मुझको लगते हैं कि नहीं ये कर रही है, लेकिन ये मज़ा नहीं आएगा, इसके पैसे बेकार जाएँगे। अगर मैं उसको इस वो कहता हूँ तो वो मेरे पास से उठ के चली जाएगी, मुझे कस्टमर भी चाहिए। और उसको कहना तो उसको भी धीरे-धीरे उसके बात को कहने से, उसको समझा के, उसके एग्ज़ाम्पल्स रख के उसको एक्सपीरियंस कराना पड़ता है। तो आपके पास कभी कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसके मतलब मे बी आपने उससे डील करा हो और फिर वो कभी मतलब वापस आए हो लौट के, कोई ऐसा कस्टमर जी, जो मैं स्टार्टिंग के टाइम पे 99 के आस-पास की बात थी, मैंने स्टोर नया-नया खोला था। तो एक लेडी की ज्वेलरी बनाई थी ब्राइड की और वो लेके गई थी, बड़ी खुश थी। अभी 2-3 साल पहले 2 साल पहले वो आई थी, अपनी बेटी के लिए, बहू के लिए गहना बनवाने। वो कनाडा रहती, तो वो आई मेरे पास, बताया, मैं पहचान गया उनको, बोले मुझको ड्रेसेस के हिसाब से ज्वेलरी बनानी है, आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी। मैंने कहा वेल आप हमको ड्रेसेस दिखा दीजिए, मैं उसकी डिज़ाइन करवा दूँगा। और उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 हफ़्ते का टाइम था, जितने दिन वो लखनऊ में थी। उन्होंने लखनऊ के लहंगे, शरारे ये सब बनवाए थे। उसी से उनको ज्वेलरी मैच करके बनानी थी। उनकी डिज़ाइनर ने वो दिए हुए थे डिज़ाइन कपड़ों के, उसके हिसाब से वो कपड़ा बना रही थी कलर से, वो डिज़ाइन्स मेरे पास आए। तो उसमें जो कढ़ाई का और जिस तरह का काम था, उससे रिलेटेड काम मुझको बना के देना था। और टाइम बहुत कम था, मेरे बच्चे और टीम जो है, वो बोले कैसे करेंगे? हमने कहा नहीं करना है, इसको चैलेंज लो, क्योंकि ये सेकंड जनरेशन तुम्हारे सामने आई है इसी स्टोर में, और दिस इज़ चैलेंज और इंटरनेशनल बायर है। तो फिर तो तो इसको आप उस एंगल से मत देखिए, बट टेक इट एज़ अ चैलेंज। मैं आपको बताऊँ, मैंने उन लोगों का इन टाइम सारी ज्वेलरी सेट करी, 7-8 ड्रेसेस थी, वेस्टर्न, ट्रेडिशनल, इंडो वेस्टर्न, सब तरह की थी, और मैंने सबकी डिज़ाइनिंग उनके जो डिज़ाइनर ने सजेस्ट किए थे, हुँ, वो वेडिंग प्लानर ने उसकी डिज़ाइन करके, मैंने हूबहू बिल्कुल वैसे ही के वैसे उनको बना के बना के दे दे दिए। वो सामान, चंडीगढ़ में शादी थी, हुँ, वो सारा सामान गया और उस शादी के 3-4 दिन पहले ही चला गया था, और वहाँ पे वो सामान और वो सब देखा गया, तो उसका रिवार्ड ये मिला कि उनके यहाँ उस जिस फैमिली में थी, एक और शादी थी, कोई बंदा वहाँ से आया नहीं, सिर्फ़ मेरे पास वहाँ से डिज़ाइन्स आईं और एस्टीमेट्स आए कि आप ये ज्वेलरी बना के दे दीजिए, और वो मैंने उनको ज्वेलरी दी। तो इस तरह का ट्रस्ट और ये चैलेंजेस आते हैं, तो खुद को भी अच्छा लगता है कि हाँ, कि मैं फ़ील कर रहा हूँ कि लोगों का आशीर्वाद है, तो मेरी भी ज़िम्मेदारी है। अब इसके साथ मैं आपको एक और इंसिडेंट बताऊँ। एक बच्ची की नई-नई नौकरी लगी थी, बहुत यंग थी, मेरे ख्याल 26-27 साल की रही होगी उस समय, 25 साल की। तो उसने पहली सैलरी का मेरे पास आई और बोली अंकल मुझको, उसने टॉप्स लिया, कुछ नहीं बोली, उसने टॉप्स लिया और एक अंगूठी ली। तो मैंने पूछा ये किसके लिए ले रही हैं बेटा? बड़ा सोच के ले रही थी, ये वो। बोली मैं अपनी मॉम को गिफ्ट करना, सरप्राइज़ गिफ्ट करना चाहती हूँ अपनी पहली सैलरी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोली मैंने क्यों डायमंड ही क्यों देना चाहती हैं? बोले कि बिकॉज़ मेरी माँ का पैशन था कि एक डायमंड पहनना, और कभी मेरे फादर इस बात से कन्विंस नहीं थे कि डायमंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए, और उतनी भी हम लोग की उस समय पोज़ीशन नहीं थी कि मैं डायमंड मेरी माँ लेती। तो वो चूँकि वो हाउसवाइफ़ थी तो डिपेंड कर रही थी। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सबसे अच्छा हीरा दूँ। तब मैंने कहा अगर ये फीलिंग है आपकी और आप इस फीलिंग से मेरे पास आई हैं कि आपको मेरे पास सबसे अच्छा हीरा मिलेगा, तो ऑब्वियसली यू विल गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ डायमंड। मैंने उनको सॉलिटेयर का टॉप्स और अंगूठी दी। उसको उसने दिया, उस जो उसका सैटिस्फैक्शन लेवल था। फिर रेगुलर आना-जाना रहा, अभी उसकी बेटी की शादी तय हुई, उसकी बेटी की शादी तय हुई। तो वो डायमंड लेने के लिए न्यूयॉर्क से यहाँ पर आई। न्यूयॉर्क से? जी। बोली मैं डायमंड लूँगी तो राजन अंकल के यहाँ से ही लूँगी,
और कहीं से दुनिया से नहीं लूँगी, क्योंकि आपने जितने भी हीरे मुझको दिए थे, माँ के दिए और मैंने भी लिए थे, वो मैंने क्रॉस चेक कराए थे। जो क्वालिटी ऑफ सर्टिफिकेट आपने दिया था, जो प्राइस दिया था, हर ज्वेलर ने एवरीबॉडी एप्रिशिएटेड दैट द क्वालिटी वाज़ द बेस्ट एंड प्राइस वाज़ सो रीज़नेबल। तो मेरे लिए यही सबसे बड़े रिवॉर्ड थे, क्योंकि किसी शो में जाइए, अवार्ड मिलते हैं, सब ये होता है, वो होता है, वो अच्छा लगता है, लेकिन जो कस्टमर से ये चीज़ मिलती है ना, ये अपने मन को बहुत सैटिस्फैक्शन देती है और यही एक्चुअली हम लोग की एनर्जी है। जब दूसरी की खुशी जी, मिलती है तो अपने आप ही अपने आप मोटिवेशन आ जाती है कि नहीं ये काम है और जी। करना है। तो और इसी के साथ एक और ट्रस्ट का मैं आपको लेवल बताऊँ, एक ओल्ड जेंटलमैन आए थे और अपनी ज्वेलरी सेल करने आए थे। तो वो मेरे पास आए 2 साल पहले और उन्होंने मेरे को ज्वेलरी दी। मैंने ज्वेलरी देखी, अपना पीछे अल्टा-पलटा। हम लोगों की ज्वेलरी में कोई ना कोई मार्क मैं लगा देता हूँ, शुरू से जब हॉलमार्क नहीं भी चलता था, तो हाउस मार्क लगाते थे कि ये मेरी ज्वेलरी है। तो उसके लिए हम लोग कभी कस्टमर से ये नहीं पूछते, आप मेरा बिल दीजिए, मेरा ये दीजिए, फलाना दीजिए, ढिमाका दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई इतने दिन रख ही नहीं सकता। अच्छा, मान लीजिए आपने लेके किसी को दे दिया, उसको दे दिया, तो कोई बिल वगैरह तो देता नहीं है। उस टाइम पे ऐसा उतना ज़्यादा चलता भी नहीं था। तो उन्होंने दिया, मैंने फटाफट उसके प्राइसिंग करी और वो करके उनकी स्लिप उनके पास रख दी। फैमिली के साथ आए थे, तो वो यो-यो देखते हुए वो बड़े प्राउडली उनके चेहरे की चमक देखते हुए देखा, तो वो जैसे कोई विनिंग पोजीशन में होता है ना, तो वो एक्सप्रेशन उनके थे। तो हमने उनसे पूछा, सर क्या हुआ? बोले, सही बताऊँ क्या हुआ? मैंने कहा, हाँ बताइए सर। तो बोले, मैंने ये ज्वेलरी आपसे मैंने कहा, ये ज्वेलरी आपने मुझसे 99 से 2001 के बीच में खरीदी थी। इतना पुराना। हाँ, तो फिर वो मुझसे बोले, हाउ यू कम टू नो? मेरा हाउस मार्क है इसके अंदर, प्राइस। बोले, मैं इसके पहले 4 ज्वेलर के पास गया, मेरे पास इसका कोई बिल वगैरह नहीं था और ये मैंने अपनी बेटी को दिया था और इसने भी 2-3 जगह इसका वैल्यू कराया। तो बड़े डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस हुए। तो ये बड़े भारी मन से मेरे पास आई और मैं लेके गया। तो मैंने तो इनसे यही कहा था कि भाई मैंने अपनी समझ से शहर के बेस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर से लिया है। अब वहाँ पर भी मेरे साथ चीटिंग हो जाएगी तो मैं फिर किसके पास जाऊँगा? तो वो शब्द मेरे लिए लगा कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता। और आपकी वैल्यू जो दी और इन लोगों को खुद मालूम, मैंने कहा मैं नहीं पूछ रहा हूँ कि क्या वैल्यू मिली, बट आपके चेहरे बता रहे कि यू पीपल आर वेल सैटिस्फाइड। मुझे लगा कि इससे अच्छा तो कॉम्प्लीमेंट कोई हो ही नहीं सकता है। तो वो ऐसा उसकी बेटियाँ सिर्फ बोली। मैंने कहा, बेटा आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? बोले, नहीं अंकल बिल्कुल सही है आपने कहा, हम लोग भी ये कह रहे थे कि ये सब जो बता रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता कि जितना डिफरेंसेस बता रहे हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल विद जुगल किशोर भाई राजेंद्र रस्तोगी, क्योंकि वो जो कहते हैं वही देते हैं और जो देते हैं वो होता है। तो मैं आपको यही टेस्ट कर रही थी कि बगैर कोई प्रोड्यूस किए हुए और आपके पास मैं लेके आई और जो आपने रिएक्शन करके दिया, अब मेरा फेथ और ट्रिपल हो गया आपके ऊपर कि ये बात सही है। तो अब जैसे हमारे अब और आपकी भी आगे जनरेशन आ रही है और भी न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में घुसना चाह रहे हैं, उनके लिए आप एक क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही एडवाइस करूँ में हूँ और मैं 7th जनरेशन से जो अपने फ़ोरफ़ादर्स के फुटप्रिंट्स को फ़ॉलो करते चला आ रहा हूँ, समय के टाइम के चैलेंजेस को फ़ेस करते हुए, लेकिन लेगेसी नहीं छोड़ी। तो इससे एक विश्वास तो पक्का है कि जो आपके प्रिंसिपल हैं, आपको कभी उससे समझौता नहीं करना है। कभी आपकी सेल कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है, इट इज़ इमैटेरियल। बट अगर आपकी वैल्यूज़ एक बार चली जाएँगी, तो इतने सालों की, इतनी पीढ़ियों की मेहनत है, वो फिर कहाँ लौट के आएगी। तो अगर जो आज भी शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का दिन भी उतना ही प्रीशियस है, जितना मेरे लिए है, क्योंकि उनकी लेगेसी आज से शुरू हो रही है। अगर वो यही वैल्यूज़ को फ़ॉलो करेंगे, एक कस्टमर को ये नहीं समझें कि मेरे को इससे कमाना है। अगर वो कस्टमर को बनाना है, ऐसे उसको करना है कि एक पौधे को सींचना है और फल लेना है। अगर उतना पेशेंस रख के आप कस्टमर को लेंगे, तो आप निश्चित रूप से हमेशा फूलेंगे-फलेंगे।
दैट इज सो ग्रेट सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर। आपकी जितनी भी आपने जो आज हमारे साथ जितना भी शेयर किया, सारे इंसिडेंट, सारे चैलेंजेस, आई होप वो आगे जो न्यू जनरेशन है उनके लिए अच्छा रहे। थैंक यू so much guys for joining us. If you like the podcast, stay tuned for more. Thanks.